नमस्कार दोस्तों, टीपीएस के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। यूं तो हम नई नई शख्सियतों से आपको हर एपिसोड में रूबरू करवाते रहते हैं, लेकिन आज जो शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनके कार्यों की अगर हम बात करें तो उन्हें समेट पाना मुश्किल सा जान पड़ता है। आप इन लाइनों से उनके कामों का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बंजर जमीन में हरियाली भरते हैं, जो जंगलों की आग में नए पेड़ों का रोपण करते हैं, जो कूड़े के ढेर में सफाई की उम्मीद देखते हैं और जो अनाथ बच्चों के जीवन में शिक्षा का उजियारा लेकर आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चमोली के राजकीय इंटर कॉलेज मैठाणा दसोली के पॉलिटिकल साइंस के शिक्षक धन सिंह भरिया जी की। आज सर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार, आपका नमस्कार। स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपके कामों की, जैसे मैं कह रही थी, काम ऐसा, प्रकृति की बात करें, समाज की बात करें और बच्चों को पढ़ाने की बात करें, ये अलग अलग कार्य और करने वाला एक व्यक्ति। तो सर सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि जब हम कहते हैं कि घर से प्रेरणा आती है, कोई भी चीज हम घर से शुरू करते हैं, तो आपके घर में कौन था जो प्रकृति प्रेमी था और जिनसे आपको प्रेरणा मिली है? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके स्टूडियो में आने के बाद हमें भी ऐसा लगा कि बहुत सारे विचारों को लोगों तक आप पहुंचाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, और इसी दृष्टिकोण से हम भी अपने विचारों को सामाजिक स्तर तक पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे कि हमें भी ऐसा लगेगा कि आखिर हम दूरस्थ जगहों पर किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। जो आंतरिक विचारधारा है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे सामाजिक स्तर, विभिन्न दृष्टिकोणों से हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। और विशेष रूप से चमोली की हम बात करें तो चमोली के दृष्टिकोण से बहुत सारे शख्सियत ऐसे हुए जिनकी वजह से हमें भी एक मार्गदर्शन मिला, और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने के बाद हमें भी ऐसा लगा कि सामाजिक स्तर पर रहने के बाद कुछ न कुछ दायित्व व्यक्ति को अपने आप से आवश्यक रूप से करने भी चाहिए। गौरा देवी जी हैं, चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं, और न मालूम कितने विचारकों को उन्होंने जोड़ा होगा, और उन्हीं से प्रेरणा लेकर हमें भी इस प्रकार से कार्य करने का एक मार्ग मिला। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि हमारे यहाँ तो उत्तराखंड में इतिहास है, लेकिन सर पुनः मैं पूछूंगी आपसे कि घर में वो कौन था? क्योंकि पहाड़ों में तो घर घर में प्रकृति से प्रेम किया जाता है, लेकिन कोई ऐसा जो आपको प्रकृति के सीधे करीब लेकर गया और जो आपके मन में प्रकृति के प्रति जो प्रेम है उसका बीजारोपण जिन्होंने किया था, वो कौन शख्स? मैं मूल रूप से बद्रीनाथ माणा का रहने वाला हूँ, और हमने देखा अपने आसपास के वातावरण, वहाँ पर ट्री लाइन वहाँ पर उससे पहले ही खत्म हो जाती है, और हमने आसपास देखा कि बहुत सारी जगहों पर पेड़ नहीं है, और जब हम उससे दूसरे स्थान पे जाते थे काफ़ी सारी हरियाली वहाँ पर दिखती थी। तो इन्हीं विचारों से हमको भी इस प्रकार का एक नया सीखने को मिलेगा, यहाँ पर आखिर ये पेड़ पौधे क्यों नहीं है। तो इन चीज़ों को हमने जोड़ने की कोशिश की, और तब जाकर, और पारिवारिक दृष्टिकोण से बचपन से प्रकृति के करीब थे और प्रकृति को किसी न किसी प्रकार से निहारने का मौका मिला, और इन्हीं चीज़ों को हम आज सामाजिक स्तर तक पहुंचाने के बाद एक नई रूपरेखा के रूप में एक प्रकृति की नई धारा को देखना चाहते हैं। बिल्कुल सर, शायद इसीलिए आपको पेड़ वाले गुरुजी कहकर भी पुकारा जाता है। पेड़ों से इस कदर प्रेम जो आपकी पहचान बनता चला गया, लोग आपको उन्हीं नामों से पुकारने भी लगे, पेड़ वाले गुरुजी। सर, पेड़ वाले गुरुजी की जो पहचान है उसकी शुरुआत कैसे और कब हुई थी? पेड़ वाले गुरुजी, जब मैं सामाजिक स्तर पर इसी प्रकार के एक्टिविटीज ग्रामीण स्तर पर, समाज के विभिन्न तबकों पे, आज का जो नया यूथ है, स्कूलों में बहुत सारे बच्चे हर वर्ष आते हैं, और उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखने की इच्छा भी रहती है। और समाज में हम लोग जाते हैं, महिला मंगल दल, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाते हैं, तो वहाँ पर भी इन लोगों से हम जब बात करते हैं, पेड़ पौधों की बात करते हैं, तो उन्हें भी ऐसा लगा कि शायद ये लोग इस विचार से जुड़े हुए हैं। तो एक बार मेरे बगीचे में, एक अमूमन जैसे बगीचों में हम लोग साग सब्जी बोते ही हैं जी, और गोभी लगाया था, तो धीरे धीरे गोभी की जो साइज थी वो काफ़ी बड़ी हो गई थी, और उसकी
हाइट 12 फीट हो गई थी। गोभी की हाइट? हाँ। अच्छा। तो इसकी वजह से लोगों ने इस प्रकार से एक नया नाम भी जोड़ने की कोशिश की, और समाज में जब भी जाते थे लोगों को प्रेरित करते थे, पेड़ लगाओ, इस प्रकार से हरियाली को बचाने की कोशिश करो, कहीं पर आग लगता है उसको रोकने की कोशिश करो। और प्राकृतिक अवस्था को जब तक हम बचाएंगे नहीं, तब तक हमारे पास किसी प्रकार से ये प्राकृतिक सौगात हम तक किसी भी दृष्टिकोण से नहीं पहुंचेगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि प्राकृतिक जो धरोहर है, अगर इसको आगे पहुंचाना है तो काम तो अभी से करना ही पड़ेगा हमें। जी सर, आप मिश्रित वनों की बात करते हैं, आप उनके प्रति लोगों को जागरूक करते हैं और समाज में इस तरह के मैसेज को हमेशा से कन्वे करते हैं अपने कार्यों के। तो सर, बांज हो गया, खरसू हो गया, इस तरह के जो पेड़ हैं आप कहते हैं इनको लगाइए, और मिश्रित वन जो है उनको, उनकी जो संख्या है दिन ब दिन आपके द्वारा भी 2 लाख से ज्यादा पेड़ आप अभी तक लगा चुके हैं। तो सर, ये पेड़ लगाने की जो शुरुआत हुई थी वो, और ये इतना जरूरी क्यों है पहाड़ों के लिए, उस विषय में बताइए। आज हम हिमालय की बात करें, और हिमालय हर किसी के आस्था और विश्वास का एक केंद्र रहा है। बिल्कुल। और जब तक हम हिमालय को नहीं बचाएंगे तो शायद हम लोग किसी भी दृष्टिकोण से लोगों को आस्था के दृष्टिकोण से नहीं जोड़ सकते। आज हिमालय की बात करें, जो टूरिस्ट इस प्रकार से डेवलप हो रहा है, आए दिन पहाड़ों में आग लग रही है। यदि इन चीज़ों को हम सामाजिक स्तर तक इस प्रकार से लोगों के मन में इस प्रकार के विचारधारा को नहीं बढ़ाएंगे, और सरकार और समाज के बीच में जब तक तालमेल की विचारधारा नहीं बनेगी, तब तक हम पहाड़ की बात नहीं कर सकते हैं। आए दिन लाखों लोग हिमालय की ओर आते हैं, और न मालूम कितने धार्मिक तीर्थ स्थल है हमारे पास। बिल्कुल है। तो इन जगहों पर जब इसके स्थानीय स्तर के जो लोकल स्पीसीज हैं, जो बांज, बुरांस, खरसू, मोरू, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहीं पे डेवलप हो सकते हैं, और इन चीज़ों के बीच में इस प्रकार के जो मिश्रित वन की जो परिकल्पना है, यदि हम इन चीज़ों को नहीं बनाएंगे, सिर्फ एक ही प्रकार की स्पीसीज को लगाएंगे, इन पेड़ों में अपने ग्रोइंग के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा कंपटीशन रहेगा। इसलिए मिश्रित वन होने के बाद हर पौधा हर प्रकार का खाना नहीं खाता है। इसलिए उनके बीच में इस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनाने के लिए मिश्रित वन सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। और जैसे हम लोग भी हैं, यदि एक जैसे काम करेंगे तो हमारे बीच में कंपटीशन आएगा, और आप अलग काम कर रहे हैं, मैं अलग काम कर रहा हूँ, वो अलग काम कर रहे हैं, तो हमारे बीच में किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं रहेगा। तो उनके बीच में ऐसा रहता है कि जब तक हम मिश्रित वन के दृष्टिकोण से देखें, जैसे जंगली जानवर भी आते हैं, हर पेड़ पौधे नहीं खाते हों, कुछ अपनी इच्छा की खाते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमको ऐसा लगता है कि हमारा जो फॉरेस्ट है वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। तो इन चीज़ों को जब तक हम देखेंगे नहीं, जब तक इस प्रकार की वैचारिक विचारधारा एक प्राकृतिक दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे, तो शायद हमें अच्छा फॉरेस्ट नेक्स्ट देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि अगर फॉरेस्ट को संरक्षित करने की हम बात करें तो हमें प्रयोग तो करने पड़ेंगे। प्रयोगात्मक जो है ये मिश्रित वनों से बेहतर प्रयोग शायद हो नहीं सकता पहाड़ों के लिए। जी सर, आप मिश्रित वनों की बात एक तरफ करते हैं, दूसरी तरफ बात करते हैं आप कि देवदार लगाइए, आप बात करते हैं कि रुद्राक्ष लगाइए, और आप बात करते हैं कि फलदार जो वृक्ष हैं वो आवश्यक हैं। तो सर, अगर ये सब कुछ आवश्यक है तो की आवश्यकता क्या है? पुनः मैं यही पूछूंगी आपसे। फलदार वृक्ष, क्योंकि 2 अलग अलग क्लाइमेट्स, मिश्रित वन अलग, और फलदार वृक्ष देवदार, आपके रुद्राक्ष, इनका जो मतलब कि इनकी उर्वरा क्षमता कह सकते हैं, या जिस क्लाइमेट में ये होते हैं, क्योंकि हर जगह ये पौधे होते नहीं हैं जी, तो इनके लिए कुछ विचारधारा जैसे फलदार हैं, जैसे कुछ धार्मिक दृष्टिकोण से कुछ पेड़ हैं, बिल्कुल, पीपल हो गया, बरगद हो गया, और हम माने रुद्राक्ष हो गया, भोजपत्र हो गया। तो जब तक हमारा फिजिकल अटैचमेंट उनसे नहीं रहेगा, हमारे बीच में इस प्रकार संवेदना नहीं रहेगी, तो हम उन पेड़ों को बचाएंगे नहीं। तो किसी न किसी प्रकार से हमें उनके प्रति एक आस्था जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर हम उन पेड़ पौधों को बचाएंगे। तो हमारा आस्था उसके साथ रहेगा, तो हम उसके साथ किसी न किसी प्रकार से ऐसी जो अन्यत्र विचारधारा उसके साथ नहीं जोड़ेंगे। तो हम पीपल को फिर काटेंगे नहीं, तुलसी है उसको बर्बाद नहीं करेंगे, उसको अनावश्यक से तोड़ेंगे नहीं, भोजपत्र है उसको अनावश्यक से उसका दोहन नहीं करेंगे, रुद्राक्ष है उससे जो आस्था उसका जुड़ा हुआ है प्रकृति की और मनुष्य के बीच में जो आस्था एक पेड़ जोड़ रहा है। तो इन चीज़ों को किसी न किसी प्रकार से हमारा जो इतिहास है, हमारा इस प्रकार से पौराणिक कथाएं हैं, इनसे ये प्रतीत होता है कि प्रकृति को बचाने के लिए हमें किसी न किसी प्रकार से किसी के प्रति इस प्रकार की संवेदना जोड़ना पड़ेगा,
तब जाकर हम आने वाले समय के लिए एक नया एक कॉन्सेप्ट, जो अभी हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन हमें पहुंचाता है पीपल है, तो उसको हमने एक आध्यात्म से जोड़ दिया, तो लोग अनावश्यक रूप से उसका दोहन नहीं करते। तो इन्हीं चीजों को जोड़ने के बाद ही तब जाकर हम एक नया प्रयोग इस प्रकार से अपने विचारों के दृष्टिकोण से भी कर सकते हैं। मतलब कि आस्था के साथ जी पेड़ों को बचाने की एक ये भी मुहिम है। जी जी, क्योंकि अगर आस्था नहीं होगी तो पेड़ कटना, क्योंकि जो भी बचा है वो केवल आस्था के नाम पे ही बचे। यानी यही वजह है कि आप उन पेड़ों को जो है इस तरह भी आप कहते हैं कि इसे आस्था से जोड़िए, और ये भी एक तरीका हो सकता है पेड़ों को बचाने का। जी बहुत बढ़िया सर। जैसे आप बात कर ही रहे हैं, मैं आपके विषय में जितना पढ़ रही थी और जितना मैं जानती हूँ उस हिसाब से मैंने मतलब जितना पढ़ा है कि बंजर जमीन में पौधारोपण हो गया, साफ सफाई हो गई, जो पर्यटन स्थल है उसकी सफाई हो गई, आप कैंप्स लगाते हैं, साथ में ये जो प्लास्टिक का कूड़ा है इसको, सर ये सारी जो चीजें हैं, आप इतनी सारी चीजें, और साथ में आप शिक्षक हैं, आप पेड़ वाले गुरुजी तो आप हैं ही, तो सर इतनी सारी चीजें करना, इन सब के लिए ये जो ऊर्जा है ये शरीर में आती कहाँ से है सर? कैसे नए नए विचार आते हैं? क्योंकि आजकल लोग कहते हैं कि एक उम्र के बाद में वैचारिकता में थोड़ा सा आलस आ जाता है, व्यक्ति कुछ करना नहीं चाहता, और जो जीवन शैली आज है सभी जानते हैं कि बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी चीजें चल रही, उन सब में ये ऊर्जा बनाए रखना, इसका मूल मंत्र क्या है सर? मूल मंत्र तो कुछ भी नहीं है। जब आप किसी काम को अपने मन से और इच्छा से कर सकते हैं तो फिर आदमी किसी दृष्टिकोण से उसमें थकता नहीं है और उसमें उबाऊ नहीं आता है, तो किसी न किसी प्रकार से समय को इस प्रकार से मैनेज कर भी लेगा। यदि आप बिना किसी इच्छा के किसी के द्वारा आप काम कर रहे हैं, उसकी इच्छा के अनुरूप काम कर रहे हैं, तो आपकी इच्छा खत्म हो जाएगी। तो हम लोग इन चीजों को अपने दृष्टिकोण से देखते हैं कि आखिर इस नेचर में, जैसे अब बंजर जमीन आप बोल रहे हैं, यदि हम वहाँ पर एक आने वाले समय में एक बायोडाइवर्सिटी की बात करें वहाँ पर, जी सर, कि धीरे धीरे यहाँ पर अच्छा होगा, एक पेड़ होगा, तितली आएगी, पक्षी आएगा, जंगली जानवर आएंगे, कुछ नमी बनेगा, फिर छोटे छोटे घास फिर से उगेंगे और एक नया वातावरण हमारा डेवलप हो, नया जीवन संचार हो जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से हम देखेंगे, सिर्फ मनुष्य की बात नहीं करेंगे हम, और अन्यत्र जो जीव जंतु किसी न किसी प्रकार से जिनको आसरा चाहिए होता है, हम इनके प्रति भी अपनी संवेदनाएं जोड़ेंगे तो शायद हम लोग बहुत करीब प्रकृति के होंगे। तो इन चीजों को जोड़ने के लिए आपको किसी न किसी प्रकार से किसी को मोटिवेट करना पड़ेगा, अपने साथ लोगों के विचारों को जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर लोग अपने निजी स्वार्थ को देखने के बाद किसी न किसी प्रकार से प्रकृति के करीब आएंगे, तो शायद हमारा प्रकृति बहुत अच्छा खुशहाल होगा। बहुत सही सर, कि आदमी कल्पनाशील अगर होगा, कल्पनाएं करने लगे, और जो जीव मात्र है प्रत्येक के लिए वही भाव रखे जो हम स्वयं के लिए रखते हैं, तो शायद ये प्रकृति का जो रूप है इसको हम बदलने में मतलब कामयाब हों। बिल्कुल सर, जैसे वर्षा के जलों को संरक्षित करने के लिए आपने चल खाल जो है उनको बनाया, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कमाल है सर, लेकिन इन कॉन्सेप्ट को बनाते समय दिक्कतें भी आई होंगी, आसान तो कुछ भी नहीं, क्योंकि पहाड़ों में तो बरसात के समय बहुत सारी दिक्कतें होती है, कहीं टूट जाता है, कहीं पे फिर मैन पावर भी बहुत जरूरी होती है सर, तो वो सब कैसे आप व्यवस्थाएं करते थे? एक आपके पास विचार रहेगा, विचार के साथ समाज नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो समाज का साथ होना बहुत जरूरी है, और हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता है। तो हमको किसी न किसी प्रकार से एक ऐसा टीम स्पिरिट बनाना पड़ेगा जिससे कि हर किसी को इन कार्यों के साथ हम अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ सकें। प्रत्यक्ष रूप से तो हर किसी को जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, लेकिन किसी न किसी प्रकार से किसी स्वार्थ के दृष्टिकोण से जोड़े तो इस प्रकार के कार्य हो सकते हैं। यदि हम बरसात की बात करें, बरसात में बहुत ज्यादा पानी निकलता है और प्रकृति उस दौरान हमें पानी के रूप में जीवन भी देती है, और पहाड़ी है, ढाल है, वहां पर ऑब्वियसली पानी ज्यादा बरसेगा तो वो सीधे नदी नालों के पास पहुंच जाता है। बिल्कुल, पहाड़ के इससे कुछ नहीं आता है। तो हम जब तक वहां पर इन पानी के छोटे छोटे तालाब को, पॉन्ड्स को बनाएंगे नहीं तो पानी रुकेगा नहीं, और पानी रुकेगा तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा, रिचार्ज होगा तो ऑब्वियसली जो आसपास जिसको हम ग्रीनरी कहते हैं, हरियाली कहते हैं, खुशहाली कहते हैं, और ये जब तक नहीं बचेगी तो किसी भी दृष्टिकोण से हमें तो क्या, किसी भी प्राणी को अच्छा नहीं लगेगा। तो उस जमीन के आसपास
हरियाली को बढ़ाने के लिए इस प्रकार का चाल खाली सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। और जिसकी वजह से जो आसपास के जो छोटे छोटे जानवर, कुछ बड़े जानवर, उनको भी उन जगहों पे पानी भी मिल जाता है, उनका जीवन भी अच्छा संचार होता है। और बहुत सारी चिड़ियाँ उसमें आती हैं, बहुत सारी जगहों से वो फल खा के आते हैं, बिन बिन के लेके आते हैं। और जब वो बीट करते हैं वहाँ पर बहुत सारे बीज मिलते हैं। बीज मिलने के बाद जब जमीन में मॉइस्चर होगा तो ऑब्वियसली वो सारे ग्रो करेंगे। तो हमें एक तालाब बनाने के बाद हमारे हरियाली ऑब्वियसली रिवर्स हो जाएगा। इसलिए इन्हीं चीजों का प्रयोग जैव विविधता के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया। तो सर आपने शुरुआत कैसे की, आपने टीम कैसे बनाई थी सर, उसके बारे में बताइए ना। हमें इन्हीं चीजों को जोड़ने के लिए हम अपने आसपास के लोगों से इस प्रकार से मोटिवेट होते हैं। और आज हम देखते हैं कि सामाजिक स्तर के रूप में बहुत सारे लोगों के बीच में इस प्रकार से एक नया क्रेज भी रहता है। हाँ, बरसात के दौरान आप देखते हैं कि लोग हर कोई इस प्रकार से प्लांटेशन करता है। हर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने आज इस साल प्लांटेशन किया ही नहीं। तो एक क्रेज है, लेकिन इस क्रेज को जब तक आप आत्मीय दृष्टिकोण से नहीं जोड़ेंगे, आसपास के लोगों को इस प्रकार से नहीं जोड़ेंगे कि आपका लगाया पौधा है कहाँ, आप उन चीज़ों को बार बार नहीं देखेंगे, उनका फिजिकल अटैचमेंट जब तक उनके साथ नहीं रखेंगे तो वो पौधे बचते नहीं है। बिल्कुल सही। सपोज दैट आप इन्हीं की बात करें, आपके घर में भी होंगे, आप इनको एक बार लगाने के बाद छोड़ देंगे तो इनके अंदर भी इस प्रकार से जो नाराजगी ऑब्वियसली दिखती है सर। तो प्रकृति के साथ जितने भी चीजें हैं उनके साथ फिजिकल अटैचमेंट बहुत जरूरी होता है। आपने देखा होगा घर के आसपास जो पेड़ होते हैं फलों के, हम बार बार उनके पास जाते हैं, उनको भी अच्छा लगता है। बिल्कुल सर। इसलिए वो ज्यादा फल भी देते हैं और अच्छी हरियाली खुशहाली भी देते हैं। और उसी के अतिरिक्त आप यदि जंगल में आपने पेड़ लगाया और आपने एक बार लगाया और उसके बाद आप गए नहीं तो आपको कुछ समय के बाद वो दिखेगा नहीं। तो ये लोग फिजिकल अटैचमेंट ज्यादा मांगते हैं, तो ये बहुत संवेदनशील होते हैं और इनके अंदर किस प्रकार की जो भावना है, जब तक हम इनको किसी न किसी रूप में पहचानेंगे नहीं तो शायद ये हमारे नजदीक बहुत कम आते हैं। तो सर नजदीक जाना तो समझ, आप तो गए, लेकिन अपने साथ इतने लोगों को लेकर इतने लोगों को मोटिवेट करना सर वो आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। तब जब लोग ये कहते हैं कि हम बिजी हैं, आज हर कोई कहता है कि हमारे पास समय नहीं है, जबकि समय सबके पास 24 घंटे का ही है। लेकिन उसके बाद आपने कैसे टीम बनाई थी सर, क्योंकि आपके पास में आप तो काम करते हैं लेकिन आपके साथ कई लोग और भी खड़े रहते हैं, तो कैसे? हम विचारों को रखते हैं सभी के लिए बराबर रखते हैं, लेकिन कुछ चीजें कुछ किसी को अच्छी लगती हैं और जिनको ऐसा लगता है कि ये वास्तविक रूप से ये विचार हम सभी के लिए अच्छे हैं तो वो लोग जुड़ जाते हैं। और हम 100% की बात भी नहीं करते हैं कि 100 लोगों को बताए 100 ही लोग रिटर्न होके वापस आगे नहीं करते हैं। लेकिन इस बार नहीं आए, नेक्स्ट बार जरूर आएंगे। उनको लगेगा कि वास्तविक रूप से जो हम कार्य कर रहे हैं ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, अपनों के लिए नहीं है, बल्कि हम सभी के लिए जो आने वाले भविष्य के लिए बहुत अधिक आवश्यकता है। इसलिए इन चीज़ों को, विचारों को किसी न किसी प्रकार से आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जब तक आप कॉम्बिनेशन नहीं बनाएंगे तब तक ये चीजें पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर कुछ भी काम करना है तो साम दाम दंड भेद वाला सारी चीजें, सब चीजें करके कुल मिला के कार्य सिद्ध होना चाहिए और वो सही कार्य होना चाहिए। और जो लोग नहीं भी आते हैं आप उनको इग्नोर मत करो, बिल्कुल इग्नोर भी मत करो, आप उनको बिल्कुल नेग्लेक्ट भी मत करो। हो सकता है मेरे नहीं बोलने से वो रिवर्स हो जाए, तो इसलिए हम उन चीजों को भी पॉजिटिव में रखें कि हो सकता है मेरे अनुपस्थिति में उसे भी ऐसा लगेगा कि जब मुझे बोला गया तब मैंने नहीं किया। जब ये लोग आसपास आज इधर नहीं है तो आज हम लोग इन चीज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देख लेते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके वजह से समाज की जो धारा है इस प्रकार से बढ़ती चली जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, शायद यही वो ऊर्जा है, वो उम्मीद की ऊर्जा जो हर एक को आपसे जोड़ती है, और शायद यही वो उम्मीद है जो निराश्रित जो बच्चे हैं, 150 बच्चों को सर अभी तक आप शिक्षा का जो है उनको शिक्षा दे चुके हैं। अभी वो बच्चे सेटल हो चुके हैं। अभी वर्तमान में भी इस तरह का कोई भी केस अगर आपके पास आता है अनाथ बच्चों का और उन्हें शिक्षा की आवश्यकता है तो आप उनको पूरा सहयोग देते हैं। तो सर ये जो पहल थी, सबसे पहले कैसे सोचा आपने कि इनको, क्योंकि समाज में बहुत तरह के तबके के लोग हैं लेकिन ये विचार आसानी से नहीं आता, विचार का बीजारोपण कैसे हुआ था सर? ये चीजें 2013 में जो केदारनाथ जो आपदा आई थी उस दौरान ऑब्वियसली समाज का पूरा फोकस, समाज का, सरकार का जो फोकस था उन लोगों के प्रति था जो लोग वास्तविक रूप से अफेक्टेड हुए।
लेकिन इनके बीच में वो लोग भी थे जो किसी न किसी प्रकार से इस धारा से नहीं जुड़ पा रहे थे। और हमारा जो नैतिक दायित्व है, हमारा जो नैतिक किस प्रकार से अटैचमेंट है स्कूलों से, बच्चों से, जी तो बिल्कुल। मैंने उस दौरान देखा बहुत सारे बच्चे इस प्रकार से अनाथ भी हुए। हाँ, और बहुत सारे। सरकार ने उन चीजों को छोड़ दिया। तो हमने बात भी की थी मुख्यमंत्री जी से, राज्यपाल जी महोदय से, कि आप उन लोगों को सहायता दे रहे हैं, इनको भी तो देखो। लेकिन ये लोग 2013 से इस प्रकार से अफेक्टेड हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं समाज में जो अनाथ हैं और इससे पहले से भी हैं, लेकिन इनको हम मुख्य धारा से नहीं जोड़ेंगे तो शायद हमारी जो शिक्षा की जो परिकल्पना है वो पूरी नहीं होती है। तो हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिनको वास्तविक रूप से आवश्यकता होती है, जिनके पास कहीं जूते नहीं है, कपड़े नहीं है, ड्रेस नहीं है, कॉपी नहीं है। तो हमको भी ऐसा लगता है आज हम उनको डांट लेंगे, उनकी वास्तविकता हम पहचानेंगे तो हमको ऐसा लगेगा हमें अनावश्यक रूप से इनको डांट रहे हैं, जबकि इनकी जो वास्तविकता घर की कंडीशन की वजह से ये लोग उन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो इन चीज़ों को भी हमको रखना पड़ेगा, तब जाकर हम शिक्षा की सर्वांगीण विकास की बात कर सकते हैं। हमको शिक्षा से सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं जोड़ना जिनके पास सब कुछ है, उन लोगों को भी जोड़ना है जिनके पास बहुत सारी आवश्यकताएं नहीं है। तो हर कोई इस प्रकार से 2-2, 4-4 लोगों की इस प्रकार से सहायता करेगा अपने आसपास के वातावरण में। इस प्रकार से आपके सराउंडिंग में जितने लोग हैं इतना करेंगे तो हमारा शिक्षा का अंबार, इतना सारे लोग शिक्षा से, समाज से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनके बीच में भी सरकार से विचारधाराएं आएंगी। और हमने तो ये भी कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो विचारधारा है, इन्हीं चीज़ों को रखो, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखो कि वास्तविक रूप से ये चीज़ साकार भी हो पा रही है, नहीं हो पा रही। तो हमने 2013 से हर वर्ष हम 5 बालिकाओं को, मुख्य रूप से जो अनाथ पहले होते हैं, पहले उनको लेते हैं, उसके बाद जो फादरलेस है, मदरलेस है, उन लोगों को रखते हैं, और जिससे कि वो किसी न किसी प्रकार से अपनी स्कूलिंग को पूरा करें बिना किसी दोस्त के, हाँ, बिना किसी रुकावट दोस्त के, कि मेरे पास ये नहीं है, मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप नहीं है, मुझे इस प्रकार से सहायता करने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से मैं अपने शिक्षा को छोड़ रहा हूँ, सुचारू रूप से नहीं चला हाँ। पाया। तो वो लोग इन चीज़ों को तालमेल बनाने के लिए कोशिश की है कि जिससे कि हम किसी को एक विश्वास दिला सकें, बस इतना ही है। बिल्कुल सर, आपकी ये जो एक सोच थी 150 बच्चों का भविष्य, सर वो बना के आज वो बच्चे अपने अपने घरों में सेटल होंगे। और अभी वर्तमान में आपके पास 5 जो बच्चे हैं, वो 5 वाला जो आपकी मुहिम थी वो लगातार कायम है और आगे निरंतर चलती ही रहेगी। तो सर इतनी सारी चीज़ों तो आपने की हैं, लेकिन अब अंत में एक संदेश उन युवाओं के लिए और हमारे श्रोताओं के लिए कि कैसे वो प्रकृति, घर में पेड़ लगाना बहुत आसान होता है क्योंकि हम उसे देख सकते हैं, अभी आपने कहा था, तो कैसे वो अपने हिमालय को, हमारे पहाड़ों को बचा सके, उनके संरक्षण के लिए काम कर सके, और कैसे अपना योगदान, अपने हिस्से का योगदान हिमालय को दे सके। सर उसके विषय में एक हमारे श्रोताओं के लिए सर। जब भी हमें किसी भी दृष्टिकोण से प्राकृतिक रूप देखने को मन करे तो हम हमेशा हिमालय की ओर निहारते हैं। बिल्कुल सर। बर्फ चाहिए तो हिमालय की ओर, नदी झरना चाहिए हिमालय की ओर दौड़ते हैं, हरियाली खुशहाली चाहिए, मठ मंदिर चाहिए, हिमालय की ओर दौड़ते हैं। हर किसी का आस्था और विश्वास का केंद्र हिमालय बचा हुआ है। और यदि हम इस हिमालय के प्रति थोड़ी सी भी संवेदना नहीं रखेंगे, आप बहुत सारे लोग टूरिस्ट के रूप में जा रहे हैं, आस्था के रूप में जा रहे हैं, और न मालूम कितने कितने ट्रैक, कितने कितने दूर मठ मंदिरों में आप जाते हैं, और वहां पर जाने के बाद आपके पास बहुत सारे खाद्य पदार्थ होते हैं, और वो खाद्य पदार्थ किसी न किसी प्रकार से किसी रैपर के रूप में, प्लास्टिक पॉलिथीन के रूप में होता है। यदि आप गए तो हैं अपने विश्वास, अपने शौक के, अपनी खुशी के लिए, लेकिन साथ ही साथ मैं उन लोगों से ये भी गुजारिश करना चाहता हूँ, अपने साथ वो प्लास्टिक पॉलिथीन आवश्यक रूप से वापस लाएं। यदि हम धीरे धीरे इस प्रकार से छोड़ते चले जाएंगे, वहाँ पर अंबार लग जाएगा, और आने वाले भविष्य, जो आने वाले जो न्यू जनरेशन है, आने वाला जो नया जो पर्यटक है, जो टूरिस्ट है, उसका विश्वास खत्म हो जाएगा जब वहाँ पर कचरा का डंप होगा। और कचरा का डंप होगा, ऑब्वियसली उसमें कुछ इस प्रकार से जो मसाले होते हैं, जिसके वजह से दूर क्षेत्र से जो जंगली जानवर भी उसमें आते हैं, और वो प्लास्टिक को खाएंगे तो उनको भी वो नुकसान पहुंचेगा। तो कोशिश ये है कि हिमालय ऑब्वियसली बहुत संवेदनशील है, और हमारे पुराणों पूर्वजों से कि हमने सुना था कि जब भी आप बुग्यालों में जाएं, उच्च हिमालयी क्षेत्र में जाएं, वहाँ जूता पहनना अलाउ नहीं है। जी बिल्कुल। और लाल पीले कपड़े पहनना अलाउ नहीं है। आप ऊंची आवाज में चिल्ला के बोल नहीं सकते हैं।
तो किसी न किसी प्रकार से ये संवेदना उन लोगों को रोकने के लिए जो अनावश्यक रूप से इस प्रकार से अपनी विचारधारा को हिमालय के साथ नहीं छोड़े। तो इन चीज़ों की विचारधारा अपने न्यू जनरेशन के लिए, जो आने वाले जो न्यू टूरिस्ट जिसकी निगाहें हिमालय की ओर पड़ी हुई हैं, उस बर्फ की चोटियों पर पड़ी हुई है, उस झरने पे पड़ी हुई है, उस हरियाली खुशहाली पे पड़ी हुई है, उन जंगलों पर पड़ी हुई है, और उसके अंदर न मालूम कितने प्रकार के जीव जंतु हैं, वो सारे के सारे हमारी आस्था और विश्वास के केंद्र हैं। उस जंगल में जाने के बाद हमें बहुत सारे जीव जंतु नहीं मिलेंगे, तो हमारा शायद यात्रा जो सफर है वो अधूरा रहेगा। उन लोगों को बचाने के लिए किसी न किसी प्रकार से हमें अपनी विचारधारा को सामाजिक दृष्टिकोण से, जो चीजें जहां जहां इस प्रकार से फोकस, कहीं बोर्ड लगा होगा, सही साइन बोर्ड लगा होगा, उन जगहों को भी हम जरूर पढ़ें कि आखिर यहाँ पर कौन सी चीज अवॉइड करनी है। तो इन चीजों को देखेंगे तो शायद ये हिमालय हमेशा यूं ही खड़ा रहेगा। बिल्कुल सर, सही कहा आपने कि अगर हम थोड़ा सा कोशिश करें तो हमारा जो ये हिमालय है, जिसे हम गर्व से देखते हैं, वो सदैव उसका जो सिर है वो वैसे ही खड़ा रहेगा और हम उसे उसी गर्व से हमेशा देख पाएंगे। जी सर, तो आज की चर्चा को यही समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जिस शख्स की बात की, ये सिर्फ पेड़ नहीं लगाते बल्कि समाज में उम्मीद को रोपते हैं, भरोसा उगाते हैं और समाज में जन जागरूकता की छांव भी देते हैं। और ये कहते हैं कि ज्ञान किताबों से नहीं मिलता, केवल कर्म से मिलता है, अपने आसपास से मिलता है। तो जब भी आप किसी भी बंजर जमीन के बगल से गुजरें तो याद रखिएगा कि गुरुजी ने कुछ कहा था कि एक पेड़ अपनी तरफ से, उसे भी प्यार की जरूरत है, तभी यह हिमालय खड़ा रह पाएगा। तो आज के लिए इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।